हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे हम लोग हर दिन संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर करते हैं, तो यूपी वीकली करंट अफेयर्स ये कब से कब तक का कवर है? 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक का है। तो इसमें हम यूपी वीकली करंट अफेयर करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स आप देने जाते हैं यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, चाहे एआरओ, आरओ, बीओ या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है। दूसरा, मेंस में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल जब आप पढ़ेंगे तो मेंस जो पेपर है, पेपर पेपर 5 और 6, पेपर 5 और 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो हमने आपको बताया कि यूपी गवर्नमेंट टू इंस्टॉल बायोगैस प्लांट इन 300 काउ शेल्टर। तो 300 ऐसे काउ शेल्टर्स बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर हम बायोगैस प्लांट लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या चलाया था, काउ शेल्टर्स बनाए थे, जहां पर हम गौ संरक्षण करेंगे। गौ माता जिसको आप बोलते हैं, उसको संरक्षण हम करेंगे। उसमें फिर जब जहां हम गाय रखेंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो उस गोबर से हम क्या करें, तो उसी के लिए बायोगैस प्लांट बनेगा। तो बायोगैस प्लांट से क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे राज्य में 300 से ज़्यादा गायों के घरों में बायोगैस प्लांट लगाने का प्लान बना रही है। अब देखो, इससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगी, गांव में रोजगार क्रिएट होंगे, इसलिए ये उत्तर प्रदेश सरकार इसको स्टार्ट कर रही है। तो बायोगैस उत्पादन के माध्यम से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, गौशाला के प्रबंधन में सुधार होगा, बायोगैस संयंत्र संचालन से उप उत्पाद उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और भी आप देखोगे कि इस परियोजना को कौन सपोर्ट करेगा, तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का एक समर्थन है, ये इसको पुश करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। इस योजना को आप समझ सकते हो कि इस स्कीम को आप पेपर 6 में यूज कर सकते हैं। पेपर 6 में कैसे यूज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गांव में जॉब्स क्रिएट करने के लिए या गांव के लोगों को और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या क्या कर रही है। तो आप ये लिख सकते हो कि काउ शेल्टर्स में हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस प्लांट बना रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन अप्रोच यहां पर रखा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक बनेगा। और ये कहां पर बनेगा, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनेगा। तो इससे क्या होगा, जब आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक देखा होगा कि कभी कभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं और वो जाके ब्लड बैंक में जमा हो जाता है। अब बोलोगे सर इस ब्लड का क्या होता है? मान लेते हैं किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को मान लो डेंगू हो जाता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट में ब्लड की जरूरत पड़ती है। सेम उसी तरह किसी को मान लेते कि फ्रैक्चर हो गया हड्डी में और उसको हड्डी के लिए रिक्वायरमेंट है कि किसी की हड्डी मिल जाए जो उससे मैच कर रही हो, तो हम उसको लगा सकते हैं। या मान लेते कि हम कोई ऐसे टिश्यू हैं जो हमें रिक्वायरमेंट हो सकता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो ऐसे जगह पर हमको हड्डी और ऊतकों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कोई भी पर्सन अपनी बोन को और अपने टिश्यू को डोनेट करना चाहता है तो वो KGMU में कर सकता है और वहां पर उसको रखा जाएगा। समझ गए? तो चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा अगले 1-2 महीने में चालू हो जाने की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश टू गेट इट्स फर्स्ट बोन एंड टिश्यू बैंक। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत उत्तर प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक बताओ कहां बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा। कहां बनेगा भाई? लखनऊ में बनेगा। डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हड्डी और ऊतक बैंक एक चिकित्सा सुविधा है जो दान किए गए हड्डी के ऊतकों को इकट्ठा करता है, संसाधित करता है, संग्रहित करता है, वितरित करता है। और इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि बोन लॉस हो जाता है ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स और रिवीजन सर्जरी। तो हम जब सर्जरी करेंगे तो ऐसे जो हमारा बैंक है, जो टिश्यू बैंक है, जो बोन बैंक है, हम यहाँ से लेके दूसरे के हम इलाज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक सारस सर्किट बनाया है। सारस सर्किट का एक उद्देश्य है कि हम सारसों को कैसे बचाएं, सारसों के जो घर हैं उनको कैसे बचाएं, जहां पर वो मेटिंग करते हैं, अपने अंडे देते हैं। समझ गए? कंजर्वेशन का, संरक्षण को कैसे किया जाए। आपने एक देखा होगा कि रिवर चंबल जो है वहां पर एक डॉल्फिन सर्किट बनाया गया था कि डॉल्फिन को बचाने के लिए। सेम उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सारस सर्किट स्टार्ट किया है। आपको पता, यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा जिस राज्य में सारस हैं वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है सारस।
तो आप देखो कि ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि बताओ उत्तर प्रदेश सरकार अपने जैव विविधता को बचाने के लिए क्या कर रही है। तो भाई सारस सर्किट का आप जिक्र कर सकते हो, नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे पास, ये सब बातें आप लिख सकते हो। इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी देखोगे कि सारस सर्किट कहां पर बनेगा, तो मैनपुरी और इटावा जिला में बनेगा। और एक और चीज आपको नॉलेज देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये तो आप बता दोगे कि सर उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट कहां बन रहा है, तो सारस सर्किट जो बनेगा मैनपुरी और इटावा में बनेगा। लेकिन आप ये बता दो कि सर कि सारस उत्तर प्रदेश में कहां कहां पाए जाते हैं, तो मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़ के आसपास पाए जाते हैं यहाँ। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट आपको शायद पता होगी। उस रिपोर्ट का नाम था कि सारस की काउंटिंग हुई थी, सारस सेंसस एक टाइप का हुआ था कि सारस की काउंटिंग हुई थी। तो सबसे ज्यादा जो सारस थे वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थे, सबसे ज्यादा जो सारस थे वो आपको याद रखना है यूपी के इटावा जिले में थे। तो ये आपको याद रखना है, इटावा में सबसे ज्यादा थे, इसके बाद मैनपुरी में थे, इसलिए 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम सारस सर्किट बनाएंगे। सबसे ज्यादा इटावा में थे, ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। तो सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है जो 6 फीट तक लंबा होता है, जिसका सिर आकर्षक लाल और पंख भूरे होते हैं। यूपी में दुनिया भर में ज्यादा पक्षी रहते हैं, लेकिन खेती और शहरीकरण के कारण वेटलैंड के खत्म होने से खतरा बढ़ गया है। तो ये सर्किट एक लाइफलाइन है जो यूपी के चंबल में डॉल्फिन सर्किट जैसे सफल मॉडल को दिखाता है। जैसे हमने डॉल्फिन को प्रोटेक्ट किया है, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सारस को भी प्रोटेक्ट करें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीति आयोग ने 2nd एनुअल एडिशन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला है। तो आपने देखा होगा यहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं कि बताइए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करता है। इससे पहले भी एक बार आया था, ये दूसरा एडिशन है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आपको पता है पहली कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को जो रिलीज करता है वो नीति आयोग करता है। अब बोलो सर ये कि इस इंडेक्स में क्या बताया जाता है, इस इंडेक्स में अलग अलग राज्यों की जो डेट का सस्टेनेबिलिटी है, उनका रेवेन्यू कितना अच्छा है, उनके जो बजट हैं वो कितने अच्छे हैं, ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, ये सब सस्टेनेबिलिटी बताने के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। आप देखो पिछली बार निकला था तो पहली रैंक पर उड़ीसा था, इस बार भी निकला तो पहली रैंक पर उड़ीसा है। उस समय उत्तर प्रदेश की रैंक 7वीं थी और इस बार जो उत्तर प्रदेश की रैंक आपको याद रखनी है 8वीं है। कितनी है भैया, 8वीं है। तो नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का दूसरा सालाना एडिशन जारी किया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात की गई है। अब देखो कि ये डेटा ड्राइवन है, इसमें कई इंडेक्स होते हैं, किन किन चीजों को देखा जाता है ये हम सब देखेंगे। तो ये इंडेक्स इसलिए डिजाइन किया गया है कि फिजिकल साउंडनेस किसी स्टेट की कैसी है, उसके रिफॉर्म कैसे हैं, उसकी फिजिकल पॉलिसी कैसी है, ऐसा तो नहीं कि खर्चे गलत जगह हो रहे हैं। तो कितने पैरामीटर पर काम करता है, तो फिजिकल इंडेक्स 5 पैरामीटर पर काम करता है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के, जो भी सरकार पैसा खर्च कर रही है वो सही जगह खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रीबीज हो गए कि सस्ती चीजें बस लोगों को बांट दी, नहीं। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, फिजिकल प्रूडेंस अच्छा होना चाहिए, डेट इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, डेट सस्टेनेबिलिटी अच्छी होनी। तो पांच पैरामीटर पर काम किया जाता है। ये नीति आयोग की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है बहुत अच्छा है, ये 2nd एडिशन है। कौन सा एडिशन है, ये 2nd एडिशन है, ये भी आप लिख सकते हो 2nd एडिशन है। चलो हम रैंक देखते हैं। तो आप देखोगे पहले नंबर पर आपको याद रखना है जो बड़े बिग स्टेट हैं, इसमें पहले नंबर पर उड़ीसा है, समझ गए, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 8वें नंबर पर है। और लास्ट में भाई साहब पंजाब है। लास्ट में क्या कौन है, लास्ट में पंजाब है, ये भी आप लिख लीजिएगा कि सबसे लास्ट में पंजाब है। अब हम हिमालयन स्टेट देखते हैं कि सर जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट हैं उसमें क्या है। उसमें पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है और लास्ट में मणिपुर को याद रखना है। अब मणिपुर में लड़ाई झगड़े इतने हुए हैं तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो कि पूरा पैसा उधर ही खर्च कर दिया इन्होंने अपने बजट का क्या, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं DGCA ग्रांट्स एरोड्रोम लाइसेंस फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो यूपी में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 हैं। और हम सब एयरपोर्ट की बात करें कि डोमेस्टिक प्लस सब मिला लें तो ये लगभग 22 से 24 के बीच में निकल के आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी अच्छी है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया,
कुशीनगर हो गया, जेबर हो गया, अच्छी बात है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 है, जिसमें से एक जो जेबर एयरपोर्ट है वहां पर हमने एरोड्रम लाइसेंस का अलाउ दे दिया है। इतना ही आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने आपको बता दिया। समझ गए। अभी देखो कि ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा जेवर एयरपोर्ट के आसपास बन रहा है, आप ये लिख लीजिएगा। अब मान लेते कि जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने परमिशन दी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है क्या। तो ये देखोगे कि ये इसके बारे में आपको, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर तो आप देखोगे कि नई दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आप ये भी बता दो कि क्या बोलते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। ये सब बातें आप जानते होंगे। तो देखो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, नई दिल्ली के है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर ये आता है। ये सब बातें आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलो चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लॉन्चेस ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल फॉर सर्किट हाउसेस। उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल फॉर सर्किट हाउसेज। तो आपने देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गेस्ट हाउस होते हैं जो सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं। देखा होगा ना आपने, सरकारी गेस्ट हाउस हैं या सरकारी होटल्स हैं जो सरकार के हैं, उसमें जो लोग पहले बुकिंग करते थे, लोग कनेक्शन से करते थे। अब जिसको करना है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। तो सर्किट हाउसेज के लिए, गेस्ट हाउसेज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, और ये ऑनलाइन पोर्टल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ किस राज्य ने अभी अपने सर्किट हाउस के लिए या गेस्ट हाउस के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस प्रमोट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट गंगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गंगा, डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए। अब ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे आएंगे, अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराना इस स्कीम का उद्देश्य है, प्रोजेक्ट गंगा का। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनी है। हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट गंगा का सिंपल उद्देश्य है डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो प्रोजेक्ट गंगा को आप लिख सकते हैं। नेटवर्क डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का एक नेटवर्क है, लगभग आप देखोगे वो सीधे गांव को गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, डिजिटल उद्यमियों को सुविधाएं मिलेंगी कि उनको ट्रेनिंग देने में, वित्तीय सहायता देने में, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करने में, आधुनिक तकनीकी में पहुंच देने में। तो उत्तर प्रदेश सरकार गांव में अब इंटरनेट सुविधा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा चला रही है, इतना आप याद कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट गंगा पर क्वेश्चन करेगा, ऐसे ही याद रखना। अब आपने एक और देखा होगा, एक्सप्रेस भी इसी के गंगा पर नाम पर है। एक आपने सुना होगा गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे बताओ कहां से कहां जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां जाता है, या प्रोजेक्ट गंगा क्या है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, एक भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आगे चलते हैं, इंडियन आर्मी फर्स्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडियन आर्मी का, वो कहां हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब प्लानिंग करते हैं कि चलो अभी ईरान और इजराइल में युद्ध कर रहा है, हमारे पास ऐसी समस्या है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी करते हैं। अरे भाई एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब इंडियन आर्मी की क्या काम है, इंडियन आर्मी का काम है भारत की सुरक्षा देना। तो उस सुरक्षा के लिए कि भारत कैसे काम करेगा, तो उसके लिए काम कर रहा है, समझ गए। तो उसकी इंडियन आर्मी ने अभी इंडियन आर्मी ने एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस किया है, वो लखनऊ में किया है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह इंटरेक्टिव सत्र इस विषय पर आयोजित किया गया था कि उभरते हुए भाव डोमेन ऑपरेशंस में रणनीतिक संचार का क्या महत्व है, तो इसलिए यह किया गया था, यह आपको याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये इस पर किया गया था। थीम क्या थी, थीम ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन इमर्जिंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन। इसमें बहुत सी बातें हुई कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे, डॉक्ट्राइन्स क्या है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
ये सब बातें। तो इंडियन आर्मी का ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। एक ये रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया। अभी ये जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, एनसीआरबी के द्वारा किया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि हम अनुसूचित जनजातियों जो एससी को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि एससी कैटेगरी के लोगों को सार्वजनिक प्लेस पर जाने के लिए रोका जा रहा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे कोई मॉल है, ऐसी जगह रोका जाता है कि उनकी कास्ट के बारे में पता चल गया। ये ज्यादातर शहरों में नहीं होता है, ये गांव के आसपास जो जहां ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है वहां पर कास्टिज्म ज्यादा होता है तब होता है। तो ये ऐसे ऐसे हुए हैं, तो ये शिकायत की गई है। तो मुख्य निष्कर्ष ये लिखा है पूरे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज हुए 180 मामले थे, और 180 मामले में से 96% जो मामले, मतलब 173 मामले केवल यूपी से थे। ये सबसे खतरनाक था। तो आप देख सकते हो कि एससी एसटी लोगों के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। आप देख सकते हो पूरे भारत के 96% जो क्राइम है एससी एसटी लोगों के प्रति वो भारत में है। इस एक्ट के तहत जो हुआ है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये हमने आपको बता दिया 96%। तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हो। अभी देखोगे कि उत्तर प्रदेश में कोई आप एग्जाम लिखने जाते हो, इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा हिस्सा है एससी के प्रति जो क्राइम हो रहा है उसमें, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो 2017 से एससी समुदाय को सामुदायिक जगह जैसे साझा जमीन, दूसरी सामाजिक जगहों पर पहुंच से रोकने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद सामाजिक बहिष्कार अभी भी जारी है, मतलब सोशल एक्सक्लूजन अभी भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, कास्ट सिस्टम अभी भी ज्यादा है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको एक सामाजिक डिग्निटी जो होती है, सोशल डिग्निटी होती है, सोशल रेस्पेक्ट होता है, वो नहीं दिया जा रहा है। इनको आप अपने मेंस में आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आपने देखा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में ऐसे 6 नोड हैं। 6 नोड आपने देखे होंगे, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, ऐसे देखा होगा, यहां खोले जा रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। कितना? 35,526 करोड़ हुआ है, अलग अलग कंपनीज ने किया है। तो राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन शुरू करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 35,526 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आप बोलोगे सर कहां हुआ है? कानपुर को सबसे ज्यादा मिला है, 12,803 करोड़ का निवेश मिला है, जिससे ये सबसे बड़ा डिफेंस इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। समझ गए? अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने 1500 करोड़ के निवेश को गोला बारूद बनाने वाले प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। वहीं झांसी को 11,738 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं लखनऊ को 4,850 करोड़ रुपए मिले हैं। समझ गए? वहीं अलीगढ़ को 4,449 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चित्रकूट को 880 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं आगरा को 607 करोड़ रुपए मिले हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये 6 नोड हैं, 1 2 3 4 5 6। कहां कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है आप देख लीजिएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस बनेगा, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। ये हमारे डिफेंस डेवलपमेंट है। आगे बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम। बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम मुझे लगी। आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट जो सुविधा है, जो उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं वो शहर टू शहरों में कनेक्ट जाती हैं। क्या आप मैनपुरी से आपको एटा जाना है, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आपको एटा से अलीगढ़ जाना है, मिल जाएगी, लेकिन गांवों को कनेक्ट नहीं किया जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है कि गांव में हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो गांव में हमें ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम स्टार्ट की जा रही है कि राज्य में 59,139 ग्राम सभाओं को बस सेवाओं से जोड़ा जाएगा, इतने जोड़ा जाएगा। और अभी लगभग 12,200 गांवों में बस कनेक्टिविटी नहीं है। निजी बस ऑपरेटरों को भी राज्य परिवहन निगम के साथ बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट तथा टैक्स में छूट मिलेगी। ये बसें मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों द्वारा चलाई जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये आप याद कर सकते हो। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम भी चलाया है। ये प्रोग्राम इसलिए चलाया है कि हम उत्तर प्रदेश के जो हमारे युवा हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। नई नई तकनीकी आ रही हैं, एआई हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, उनको सिखाने के लिए हम
हम स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए हैं और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम लेके आए हैं, ये देख लीजिएगा। तो इसमें नई नई तकनीकी सिखाने के लिए लेके आए। तो आप देखोगे कि ये एमएसएमई को भी बढ़ावा देगा। आईटीआईज में एआई लैब्स बनाई जाएंगी कि जितनी भी हमारे यहाँ आईटीआईज है ना, उनमें क्या करेंगे, एआई लैब्स बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश आप देखोगे पूरे इंडिया में 65% जो मोबाइल प्रोडक्शन कर रहा है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो ये सब है, तो ये डेवलपमेंट किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, तो इसलिए आप देखो कि ये यूपी स्पेशल पेपर 6 में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यूपी स्पेशल पेपर 6 में आप इस डेटा को यूज कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार इंडिया के 65% मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा है, एआई लैब्स बनाने की बात कर रहा है, एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आज हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहते हैं मुझसे डेली पढ़ना, तो मैं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर सुबह 8 बजे 8 AM पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लाइव सेक्शन में हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आप इसी चैनल की बात करें, इसी चैनल पर आप पीसीएस स्टडी आईक्यू पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर केवल आप वीक में एक हमारी क्लास मिलेगी, केवल यही जो यूपी स्पेशल वीकली है। तो यहाँ पर एक, लेकिन डेली देखना तो आप यहाँ पर आइए, हमारी क्लास को अटेंड कीजिए। और ये भी बता देते हैं कि आप चाहते हैं कि हमसे किसी पेड बैच में पढ़ना, तो आप हमारा कोड लगा के कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोड क्या है? योगी लाइव। हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये कोड आप लगा लीजिए, योगी लाइव। ये कोड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। आप क्या करिए, ये कोड आप लगा लीजिए, योगी लाइव। और ये कोड लगा के आप कोई भी हमारा फाउंडेशन बैच, अभी 60% ऑफ भी चल रहा है हमारा, आप देखोगे कि 60% ऑफ है। अभी हमारा आरंभ बैच में 60% ऑफ चल रहा है, कल तक है, मतलब कल का मतलब आज 15 मार्च तक है। तो चाहे हमारा आलेखन बैच ज्वाइन कर लो जो मेंस से रिलेटेड है, जिसमें पूरा हमने आंसर राइटिंग प्लस आपके नोट्स बनाने की कोशिश की है। फाउंडेशन ज्वाइन करोगे, आरंभ बैच ज्वाइन करोगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सब कुछ कवर होगा। तो ये सब हमारी बातें हैं। और इस क्लास की पीडीएफ यहाँ मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है, यहाँ पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का भी है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कोड है, इसको आप जरूर लगाएं। कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, स्टडी आईक्यू की साइट पर जाइए, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, हर जगह इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी का बैच खरीदिए, चाहे आप हरियाणा का खरीदिए, चाहे आप बिहार का खरीदिए, कोई भी स्टेट पीएससी का आप बैच खरीदेंगे, उस कोड को लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।